Now let's see section 43A, very interesting section. Special provision consequential to changes in the rate of exchange of currency. तो करेंसी रेट फ्लक्चुएशन जो होते रहता है मार्केट में, उससे जो फर्क पड़ेगा, या तो गेन होगा या लॉस होगा एज ए केस में भी, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाएगा। आप ये बाजू में लिख दो एक छोटा सा कैपिटल नेचर, एक वर्ड ऐड कर दो। तो यहां जो अपन ये देखने वाले हैं सेक्शन 43, ये कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का इफेक्ट आएगा, तो वो अपन यहां देखेंगे। अच्छा नहीं समझ में आया सिंपल वर्ड्स में कि अपन ने कोई एसेट इंपोर्ट किया फॉरेन से और उसका जो लाइबिलिटी है वो फॉरेन करेंसी में देना है। तो एसेट इंपोर्ट किया ना, एसेट परचेज किया, इसका मतलब कौन सा अकाउंट हुआ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ। अब उसमें जब फ्यूचर में हम इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे और उसमें फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो आएगा उसका इंपैक्ट क्या होगा वो अपन यहां देखेंगे, ठीक है। और रेवेन्यू अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर हुआ, यानी कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट, फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट, ये सब रॉ मटेरियल के ट्रांजैक्शन हुए, या उसको अपन क्या कहेंगे, रेवेन्यू नेचर या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहेंगे। वहां अगर कोई लॉस या गेन आता है ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन, तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको सीधा अपन P&L अकाउंट में ट्रीटमेंट देंगे। अगर लॉस आया तो P&L अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट आया तो P&L अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो रेवेन्यू अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये दोनों में डिफरेंस आएगा। तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या करने वाले हैं, फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। रेवेन्यू अकाउंट में क्या करेंगे अपन, सीधा P&L अकाउंट डेबिट अगर लॉस आया तो, और गेन आया तो P&L अकाउंट क्रेडिट। और लॉस या गेन कैसे आता है वो आप सब जानते हैं, सी फाइनल में हो आप, और FM में तो पढ़ा ही होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट नहीं पढ़े, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स जो भी है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था फॉर $10,000, उस वक्त का रेट जो है वो 65 रुपीज पर डॉलर का है, तो हमने एंट्री 65 रुपीज से पास कर दी। लेकिन जब पेमेंट करने गए, मान लो कि 15 दिन का हमको टाइम था पेमेंट करने का, जब पेमेंट करने गए तो रेट 67 हो गया है, यानी कि अपने को ₹2 पर डॉलर का नुकसान हो गया है, करेक्ट। तो ये ₹2 पर डॉलर का जो नुकसान है उसको अपन क्या कर देंगे, P&L अकाउंट को डेबिट कर देंगे सीधा। और अगर गेन हो गया, गेन कैसे होगा कि जब हमने परचेज किया तब 65 का रेट था और जब पेमेंट करने गए तो 61 हो गया है। ऐसा कभी होता नहीं है, मगर एग्जाम्पल में अगर ऐसा हो जाए, 61 रुपीज में डॉलर मिलना चालू हो जाए, यानी ₹4 का सेविंग हो गया। तो वो ₹4 का जो सेविंग है, यानी कि बेनिफिट है, यानी कि इनकम है, उसको अपन P&L अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सो लॉस विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, इनकम विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, यानी सीधा रेवेन्यू ट्रीटमेंट देने का है। और अब अपन देखेंगे कि अगर ये कैपिटल नेचर का है तो उसका क्या करना है, तो वो यहां पे है सेक्शन 43A। लेट्स सी, तुम्हारा लिखा है वेयर एनी एसेट, ठीक है, इज एक्वायर्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री for the purpose of business or profession, and in consequence of a change in the rate of exchange during any previous year, there is an increase or reduction in the liability of the assessee at the time of making the payment. इसको अंडरलाइन करो, at the time of making payment। इसका मतलब समझाता हूं, ठीक है। तो या तो लाइबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई। लाइबिलिटी बढ़ेगी यानी कि नुकसान, ठीक है, और लाइबिलिटी कम हो गई यानी कि प्रॉफिट। टुवर्ड्स द होल और पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, और टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द मनीज बोरोड इन एनी फॉरेन करेंसी, स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द एसेट अलोंग विद इंटरेस्ट इफ एनी। यानी दो बातें हैं, या तो एसेट का जो परचेज किया उसका पेमेंट करने गए तो उसका पेमेंट करते वक्त लाइबिलिटी कम ज्यादा हो गई, या फिर लोन लेकर के एसेट खरीदा था और वो लोन का जब रीपेमेंट आया या उसका इंटरेस्ट, उसमें चेंजेस आ गए,
the amount by which the liability is so increased or reduced during such previous year. such previous year का मतलब क्या है? ये मेकिंग पेमेंट जो लिखा था ना, तो सच प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? जिस साल में हमने पेमेंट किया, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट लिखा ही है. सच प्रीवियस ईयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट शैल बी एडेड टू और एज द केस में बी डिडक्टेड फ्रॉम. तो इंक्रीज जो है उसको ऐड करना है और रिड्यूस जो है तो उसको माइनस करना है. समझना है? लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो उसको कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड करेंगे, और लाइबिलिटी कम हो गई तो उसको कॉस्ट ऑफ द एसेट से रिड्यूस कर देंगे. ठीक है? तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसको ऐड करो, लाइबिलिटी रिड्यूस हुई तो उसको माइनस करो. कहां से? तो वहां लिखा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एज डिफाइंड अंडर 40T1, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च as referred to under section 35(1)(4), capital expenditure on family planning as referred to under 36(1)(9), or cost of acquisition of a capital asset for the purpose of section 48. सिंपल है. लेट मी एक्सप्लेन. को समझ में नहीं आया होगा कि क्या क्या लिखा है इधर. देखो, अपन एसेट की बात कर रहे हैं कि एसेट हमने परचेज किया है फॉरेन करेंसी में, या फॉरेन करेंसी में लोन लेकर के हमने एसेट परचेज किया है, और वो एसेट की कीमत पे करते वक्त या लोन को रीपे करते वक्त फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से जो लॉस या गेन होता है उसको अपने को एडजस्ट करना है. करेक्ट? तो ये एसेट जो है ये कौन से नेचर का है पहले आप वो देखो. तो एसेट पहले नंबर पे जो दिया है वो है डेप्रिशिएबल एसेट. यानी अगर आपका एसेट डेप्रिशिएबल नेचर का है जिस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है जो अपन ब्लॉक में ऐड करते हैं, ब्लॉक में एक्चुअल कॉस्ट ऐड करते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आपको ब्लॉक में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. ब्लॉक के अंदर उसको एडजस्ट करना है. लॉस आया तो ब्लॉक में ऐड कर दो, और गेन आ गया तो ब्लॉक से माइनस कर दो. सिंपल. ठीक है? एक्चुअल कॉस्ट में एडजस्टमेंट करना है. देन अगर ये साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट है, तो साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट को अपन क्या करते हैं कि सेक्शन 35 में 100% डिडक्शन लेते हैं. तो अगर लॉस आ गया तो वो लॉस को भी अपन 100% डिडक्शन देंगे सेक्शन 35 के अंदर. और अगर गेन आ गया तो उसको रिकवरी ऑफ एक्सपेंस मानेंगे, और रिकवरी ऑफ एक्सपेंस मानेंगे तो क्या होगा? 41(3) में उसको इनकम में ऐड करना पड़ेगा, जो इसके पहले हमने देखा था सेक्शन 41, तो वहां पे ऐड करना पड़ेगा. रिकवरी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर. सिमिलरली फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर अगर है, ये एसेट क्या है? फैमिली प्लानिंग एसेट था और उसमें लॉस आ गया फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से, तो उसको अपन जो एसेट का कॉस्ट है उसके अंदर ऐड कर देंगे, और अगर गेन आया तो उसको वापस से इनकम मानेंगे या उसको एसेट में रिड्यूस करेंगे. अभी मैं बताऊंगा कैसे. और अगर ये तीनों भी नहीं है तो फिर क्या है? फिर है कोई कैपिटल एसेट जिसको अपन कैपिटल गेन हेड में लेंगे फिर, है ना? तो एनी अदर कैपिटल एसेट है तो वो कैपिटल गेन में जाता है. जब उसको बेचते हैं तो उसका इनकम हम चार्ज करते हैं कहां पर? कैपिटल गेन के अंदर. तो वहां पर सेक्शन 48 अप्लाई होता है. तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन सेक्शन 48 में होता है. तो उस वक्त अपन ये लॉस या गेन जो है उसको एक्चुअल कॉस्ट जो अपन माइनस करके कैपिटल गेन निकालते हैं तो वो एक्चुअल कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे. अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा. ये तो मैंने आपको बता दिया कि 4 टाइप के एसेट्स है. अभी सिर्फ मैंने इतना बताया 4 टाइप के एसेट्स. कौन से? एक डेप्रिशिएबल, एक साइंटिफिक रिसर्च, एक फैमिली प्लानिंग, और एक जो कैपिटल एसेट होता है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. अब ये एक्चुअल में होता क्या है वो एग्जाम्पल लेकर के अपन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा. उसके बगैर क्लियर नहीं हो सकता. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 2 पॉइंट दिए हैं, बता देता हूं. डोंट कंसिडर लॉस और गेन ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्योंकि ऊपर में क्या बोला है?
कि ये लॉस और गेन जो अपन निकालेंगे और जिसको एडजस्ट करेंगे वो सिर्फ उसका रहेगा जो अमाउंट करंट प्रीवियस ईयर में पे हुआ है। जितना पे हुआ है उतने पर ही अपन एडजस्टमेंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च जो रहेगा उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है इनकम टैक्स के अंदर। ये अकाउंट्स में होता है। अकाउंट्स में अपन क्या करते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है उसको भी रिकैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन यहां पे नहीं। 31 मार्च का कोई रिकैलकुलेशन नहीं होगा। मान लो कि क्या मैं बोल रहा हूं कि मैंने लोन लिया है $10,000 का, ठीक है, $10,000 का लोन है अपना, एंड दिस इज टू बी रीपेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो पहला इंस्टॉलमेंट मेरा गया 31 ऑफ जनवरी 2016 को, पहला इंस्टॉलमेंट पे हुआ कितने का, $3,000 का। फिर 31 मार्च 16 को बचेगा ना $7,000, तो उसका मैं रिकैलकुलेशन करके एडजस्टमेंट करूंगा क्या इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, उसका कोई रिकैलकुलेशन नहीं करेंगे। यानी 31 मार्च को डॉलर का रेट क्या है ये देखते हुए अपन कोई रिकैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी नहीं करेंगे। सिर्फ ये $3,000 जो पे हुआ उसको कितने में किया बस उतना देखेंगे और उसके ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे। फिर 31 जनवरी 17 को आपने $3,000 का पेमेंट किया तो वो $3,000 का एडजस्टमेंट करेंगे। और आखिरी पेमेंट आपका गया 31 ऑफ जनवरी 18 को $4,000, तो वहां $4,000 का जो अल्टीमेटली कम ज्यादा होगा उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। ओनली द अमाउंट विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर हैज टू बी एडजस्टेड, नॉट द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑन 31 मार्च। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखा है कैलकुलेट लॉस और गेन ऑन अमाउंट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल, जो एक्चुअल पेमेंट है उतने को देखेंगे एंड नॉट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ओके, अब देखो इस पे एग्जांपल देखते हैं अपन, तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। यू लिमिटेड एक्वायर्स एन एसेट ऑन 10/10/15 फ्रॉम यूएसए फॉर अ कॉस्ट ऑफ USD 1 लाख। एक्सचेंज रेट on the date of purchase was 58 per USD। 58 का रेट था परचेज के टाइम। The payment is made as follows: 10/10/15, that is the date of purchase, 25,000 USD at 65 per USD। एक गड़बड़ है इसके अंदर। आप एक काम करो, एसेट का एक्विजिशन डेट जो दिया ना वो आप 10 जनवरी 15 कर दो, या एक काम करो 10 अप्रैल 15 करो इसको। 10 अप्रैल 15 को परचेज है, ओके डन। 10 अप्रैल 15 का परचेज है 1 लाख USD, उस वक्त रेट 58 है। फिर जब पहला पेमेंट आया वो 10/10/15 को आया, तो अप्रैल में परचेज है लेकिन पहला पेमेंट अपन अक्टूबर में कर रहे हैं। 25,000 USD है, 65 पर USD। फिर 10/10/16 को 25,000 USD पे किया एट 49 पर USD, एंड 10/10/17 को 25,000 USD का पेमेंट है एट 67 पर USD। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं डेप्रिशिएबल एसेट का, कि ये डेप्रिशिएबल एसेट है तो क्या करना, तो वो दिया है देखो क्वेश्चन में। How would you deal with the loss or gain arising due to exchange rate fluctuation in the following cases? Number 1, the asset is used for the purpose of carrying on business and profession, यानी depreciation कैसे निकालना वो देखेंगे। दूसरा क्या, asset is a scientific research asset, तो उसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे। फिर फैमिली प्लानिंग एसेट है तो क्या, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। And calculate cost of acquisition assuming that the asset purchase is a capital asset। अगर ये capital asset है उसके आगे लिख दो नॉन डेप्रिशिएबल। नॉन डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट है, तब क्या करना, तो उसके लिए फिर अपन सेक्शन 48 में कॉस्ट कैसे निकालना वो देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, तो एक एक करके अपन चारों एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो पहले डेप्रिसिएशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि
पहला प्रीवियस ईयर आएगा तुम्हारा अप्रैल 15 है ना, तो पहला प्रीवियस ईयर आएगा 15-16, उसमें एक्विजिशन को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। कितने में परचेज किया तुमने? 1 लाख यूएसडी इंटू 58, परचेज के टाइम पे रेट 58 था, तो इस पे एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी कि 58 लैक्स, करेक्ट। लेकिन इसी साल में फिर हमने पेमेंट भी किया है 10 अक्टूबर, और पेमेंट के वक्त जो रेट है वो इंक्रीज हो चुका है, द रेट हैज गॉन अप। देखो 10-10-15 को जब पेमेंट हुआ 25,000 यूएसडी का, तो रेट 65 रुपीज के हिसाब से, करेक्ट, 65 के हिसाब से पेमेंट हुआ। तो 58 में लाइबिलिटी खड़ी हुई है, लाइबिलिटी जब अपन ने क्रिएट किए बुक्स में तो 58 के हिसाब से किए, बट नाउ द रेट हैज गॉन अप टू 65, तो अपने को नुकसान हो गया है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि साला नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, समझ में नहीं आ रहा। सोचने का, यू आर ऑल बिजनेसमैन, यू आर सीएज, सोचने का ना कि भाई 58 में लाइबिलिटी है और अब 65 के हिसाब से पेमेंट करना है। एक यूएसडी की लाइबिलिटी अपने बुक में 58 पे दिख रही है, लेकिन पेमेंट के टाइम में अपने को 65 रुपीज में वही यूएसडी मिलेगा, वो यूएसडी खरीद के अपन फॉरेनर को पे करेंगे, तो 65, तो 7 रुपए का नुकसान हो गया ना। जो चीज 58 की है वो अपने को 65 में खरीदनी पड़ रही है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 7 रुपीज। तो वो लॉस को अपन क्या करेंगे कि ये जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें ऐड कर देंगे, so ऐड लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, कितने का रिकॉर्ड करेंगे? 25,000, जो पेमेंट हुआ उतना, कितने से? 7, 65 और 58 का डिफरेंस, तो 58 लैक्स इंटू, सॉरी 58 लाख कहता हूँ, सॉरी 25,000 इंटू 7, 1,75,000 ऐड कर दिया जाएगा, तो अपने को इस साल का WDV मिलेगा 59,75,000। फिर अपन इस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, से कुछ दिया नहीं है, जो भी रेट लेना है ले लो, एक एजम्पशन के लिए 10% ले लेते हैं, अज्यूम्ड, तो 5,97,500 का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। वो माइनस करके नेक्स्ट ईयर का WDV बचेगा 53,77,500, ठीक है। अब ये WDV आफ्टर डिप्रिसिएशन बचेगा, जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग WDV बनेगा, ओपनिंग WDV ऑन 1/4/16। ये डिप्रिसिएशन कौन सा है? 15-16 का, ओके। अब 16-17 में चलते हैं। 16-17 में आपने और 25,000 यूएसडी का पेमेंट किया है, कितने में किया है? देखो 49 पर यूएसडी, 49 से अब पेमेंट हुआ है 10-10-16 को, तो ये 25,000 पे, ये 25,000 की जो लाइबिलिटी अभी भी बुक में खड़ी है वो कितने पे खड़ी है? 58 पे, वो 58 पे, 58 पे है, और तुमने पेमेंट तो 49 इंच किया, यानी यू सेव, हाउ मच यू सेव? 58 और 49 का डिफरेंस, 58 माइनस 49, 9 रुपए पर डॉलर से सेविंग किया है तुमने, बचा लिया है, बचा लिया है तुमने जो 9 रुपए को। तो उसका क्या करेंगे अपन? एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। अब एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करने का मतलब है WDV में से माइनस करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो करंट ईयर में होगा 16-17 में, जहां कर देंगे लेस, क्या? लेस करके प्रॉफिट ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, गेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, 10-10-16 को 25,000 इंटू 9, ये 2,25,000 आएगा, उसको लेस कर दो,
तो 53,77,500 माइनस 2,25,000, तो ये बचेगा 51,52,500। फिर इस पे इस साल का डिप्रिसिएशन अपन चार्ज करेंगे 10% से, तो आएगा 515250, तो बचेगा 46,37,250। फिर अगले साल, तो ये आ गया अब ओपनिंग WDV ऑन 1/4/17 फॉर द ईयर 17-18। फिर इस साल में तुमने क्या किया है, $25,000 और पे किए, ठीक है। अब रेट कितना है, 67, तो 58 में लाइबिलिटी अभी भी खड़ी है बैलेंस, 67 में तुमने खरीदा $1, तो कितना लॉस हो गया, ₹9 का लॉस हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिख के रखूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे लॉस कितना है अपना, पहले ₹7, दूसरे में गेन है कितना ₹9, और तीसरे में फिर लॉस है ₹9। तो ये अब ₹9 का जो लॉस है उसको अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन on 10-10-17, 25,000 into 9, 2,25,000 ऐड हो जाएगा। सो 46,37,250 प्लस 2,25,000 इज इक्वल टू 48,62,250। फिर अपन इस साल का डिप्रिसिएशन उस पे चार्ज करेंगे 17-18 का एट द रेट ऑफ 10%, 4,86,225। फिर इस तरह से चलते रहेंगे जब तक ये पूरा लोन रीपे नहीं हो जाता। तो लॉस को ऐड करते जाना है, प्रॉफिट को माइनस करते जाना है, वेरी सिंपल। आए समझ में? तो पहले साल में लॉस था 175, उसको ऐड कर दिए। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट था 225, तो उसको माइनस कर दिए, और थर्ड ईयर में फिर 225 का लॉस है, उसको ऐड कर दिए। ठीक है। अब अगर यही साइंटिफिक रिसर्च एसेट हो तो क्या करने का, बहुत सिंपल। इफ दिस इज साइंटिफिक रिसर्च एसेट देन व्हाट आई डू, in the year 15-16 I get 100% deduction, कितना 58 lakhs ओरिजिनली, और फिर जो लॉस हुआ था तो लॉस का भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा उसी सेक्शन में 35, सेक्शन 35 में आपको डिडक्शन मिलते जाएगा, कितना 1,75,000। सो टोटल डिडक्शन 59,75,000 इन द ईयर 15-16। 16-17 में प्रॉफिट हुआ था, तो जो प्रॉफिट है तो उसको पीजीबीपी इनकम मान लेंगे। जैसे कि अपन ने देखा था ना, साइंटिफिक रिसर्च एसेट को अगर आप बेचते हो तो उसको बिजनेस इनकम मानेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन अलाउड, तो वैसे ये पॉइंट है, उसको इनकम मान लेंगे, क्योंकि ये क्या है, रिकवरी ऑफ एक्सपेंस, रिकवरी ऑफ एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड एज इनकम। पीजीबीपी इनकम आ जाएगा 225, ₹9 का जो प्रॉफिट हो रहा था उसका, और 17-18 में फिर लॉस है, लॉस है तो पीजीबीपी डिडक्शन उसको दे देंगे 100%, 225। वेरी सिंपल। डन। फिर अगर ये फैमिली प्लानिंग एसेट है, अगर ये फैमिली प्लानिंग एसेट है तो क्या करने का। फैमिली प्लानिंग एसेट में क्या होता है कि 100% डिडक्शन एक साल में नहीं मिलता, उसमें 5 इयर्स में अमोर्टाइजेशन है ना। तो सबसे पहले 15-16 में
हम एक्विजिशन रिकॉर्ड करेंगे 58 लाख पे। फिर उसमें जो लॉस हुआ था 175 का उसको ऐड कर देंगे, तो ये 59,75,000 आएगा, करेक्ट। फिर इस साल का डिडक्शन लेंगे, 15-16 का डिडक्शन मिल जाएगा 1/5। तो लो 59,75,000 डिवाइड बाई 5, 11,95,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो बैलेंस कितना बचेगा? 5975 बैलेंस बचेगा 47,80,000, 4/5 बच जाएगा बैलेंस। इसको बोलेंगे अपन अनअमोर्टाइज अमाउंट, अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट। फिर 16-17 आएगा, तो 16-17 में पहले क्या करेंगे अपन, उसमें प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट को अपन माइनस कर देंगे। कितना प्रॉफिट है? 225। तो वो माइनस होके फिर कितना बचेगा देखो, लेस 225, ये बचेगा 45,55,000। और अब 4 साल बचे, 1 साल का डिडक्शन हो गया, अब 4 साल, तो ये 1/4 का डिडक्शन अपन फिर ले लेंगे, अमोर्टाइजेशन। सो डिडक्शन ऑफ 16-17 विल बी 1/4, 11,38,750। ये समझ में आया ना 1/4 क्यों किया मैंने? कुछ लोग नहीं तो इसमें फंस जाएंगे। 5 साल का अमोर्टाइजेशन है, तो जो ओरिजिनल अमाउंट था उसको तो 1/5 किया, तो ये 1 साल का डिडक्शन आ गया। अब ये सेकेंड ईयर में अपन है, सेकेंड ईयर में एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचा, तो अब 4 साल का बचा है ना अमोर्टाइजेशन, तो अब 1/4 करेंगे। थर्ड ईयर में जाएंगे तो 1/3 करेंगे, फिर 2 साल बचेंगे तो हाफ, और लास्ट ईयर का पूरा डिडक्शन आप एक साथ ले लेंगे। ओके, तो ये माइनस करने के बाद अब कितना बचेगा? अब बचेगा 34,16,250, ठीक है। फिर 17-18 में आपने 25,000 का लॉस पे पेमेंट किया है, तो फिर लॉस को अपन ऐड कर देंगे 225, तो ये टोटल हो जाएगा 36,41,250। फिर अपन डिडक्शन लेंगे 17-18 के अंदर 1/3, 12,13,750। और ऐसे चलते रहेगा जब तक आप, फिर अगर पूरा पेमेंट, अभी 25,000 में से पेमेंट बाकी है, 1 लाख में से 75,000 हुआ है, 25,000 जब अगले साल करोगे प्रॉफिट होगा तो लेस कर देना, लॉस हुआ तो ऐड कर देना, और फिर उसको निकालना डिडक्शन। फिर जो बच जाएगा वो आखिर साल में 5th ईयर में पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। सिंपल ये भी। और आखिरी देखते हैं, आखिरी एग्जांपल रहता है कैपिटल एसेट। अगर ये कैपिटल एसेट है तो उस पे अपन कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट फॉर कैपिटल गेन पर्पसेस, है ना। जब भी इसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा, तो उसके लिए कॉस्ट मालूम होना चाहिए ना। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका लिया जाएगा जब हमने परचेज किए थे 58 लाख, फिर लॉस हुआ था 175 का तो उसको ऐड कर दो, फिर प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट को माइनस कर दो 225, फिर लॉस हुआ था $225 तो उसको ऐड कर दो। तो इस तरह से आपका टोटल कॉस्ट आएगा 59,75,000। तो अगर ये एसेट कल चल के अपन बेचेंगे तो कैपिटल गेन निकालने के लिए इसका कॉस्ट कितना पकड़ेंगे? 59,75,000।
ऐसा है. सो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एडजस्टमेंट्स इन एसेट्स वैल्यू. याद रहेगा? वेरी गुड.